की शान। किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम खेत खलिहान के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। खेत खलिहान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां देते हैं, जिससे कि आपको खेती किसानी में सहायता मिल सके। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं बेलदार सब्जियों की खेती एवं उनकी देखभाल के बारे में, और साथ ही आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक सफल किसान से। तो फिर आइए अपने आज के खेत खलिहान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो किसान भाइयों बहनों आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि बेलदार सब्जियों की खेती करते हैं, और अगर आप भी करना चाहते हैं बेलदार सब्जियों की खेती और उनकी देखभाल, तो ये जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगी। बेलदार सब्जियां हैं वो महत्वपूर्ण फसलें हैं। अगर हम इनकी बात करें किसान की आय बढ़ाने के लिए और हम किसान की आय दोगुनी करने के हिसाब से, तो बेलदार सब्जियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जो अब बेलदार जो प्रमुख सब्जियां हैं उनमें लौकी, करेला, खीरा, तोरई, चिकनी तोरई, उनमें धारीदार तोरई है, और पेठा है, कद्दू है, समर स्क्वैश है, विंटर स्क्वैश है, आदि फसलों की खेती की जाती है। इन फसलों की खेती भारत में बरसात के मौसम में और गर्मी के दोनों मौसम में की जाती है। ये बहुत ही उपयोगी फसल है। अगर हम बात करें कि मानव स्वास्थ्य के लिए, तो उपयुक्त फसलें हैं, क्योंकि इनमें सभी प्रकार के वो रासायनिक उपयुक्त खनिज लवण, विटामिन, प्रोटीन और जो भी मिनरल्स होते हैं वो उपयुक्त मात्रा में हमें मिलते हैं। इसके अलावा इनमें कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि हमारी जो सेहत है उसके लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं और हमें विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं उनसे बचाते हैं। अगर हम बात करें तरबूज की, तो इसमें पाए जाने वाला जो लाइकोपिन नामक रासायनिक पदार्थ है वो हमारे शरीर के जो रक्तचाप है उसको बनाए रखता है, और जो कैंसर जैसी बीमारी है उससे भी लड़ने में सहायक होता है। अगर हम बात करें करेले की, तो करेले में चेरेंटीन नाम का रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। इसके अलावा मोमोर्डिसिन भी होता है जो कि हमें जो शुगर की जो बीमारी होती है उसके प्रति भी प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। इसके अलावा खीरे का प्रयोग हम सामान्यतः सलाद के रूप में करते हैं, जो कि शरीर को ठंडक प्रदान करता है और उसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर इसकी बुआई की बात की जाए तो अभी उत्तर भारत के मैदानी भागों में इसकी बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है, और कुछ किसान भाइयों ने इसकी बुआई पहले ही कर दी है और कुछ इसकी बुआई अभी करना चाहते हैं। तो इसके लिए ये बुआई का उपयुक्त समय है। तो सबसे पहले ये है कि हम बुआई से पहले क्या क्या कृषि क्रियाएं इसके लिए करें। तो सबसे पहले है कि भूमि का चयन। देखिए, भूमि का जो चयन होता है वो इस प्रकार की मृदाओं का हमें चयन करना चाहिए जिनमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा है वो अच्छी होनी चाहिए और वो अधिक उत्पादन भी दे सके, उसके साथ साथ उत्पाद की गुणवत्ता भी अधिक दे सके। तो इसके लिए जो बलुई दोमट मृदा है वो इन फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, और इसका जो पीएच मान है वो लगभग 6.5 से 7 के मध्य होना चाहिए, और उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा भी अधिक होनी चाहिए। तो इसको उपजाऊ बनाने के लिए हमें खाद व उर्वरकों का प्रयोग सही समय पर और सही तरीके से करना चाहिए। वो बुआई से लगभग 1 से 1.5 महीने पहले हमें 2-3 बार गहरी जुताई उसकी करनी चाहिए, और उसको पाटा चलाकर उसको समतल कर लेना चाहिए, और उसमें खाद व उर्वरकों का प्रयोग भी करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं खाद व उर्वरकों की, तो इसमें लगभग 20 से 25 टन अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि इनमें कभी भी जो कच्ची गोबर की खाद उसका प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे जो दीमक है उसका प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे कि पौधों की वृद्धि नहीं हो पाती है और फसल को अधिक नुकसान होता है। और इसके अलावा उर्वरकों का प्रयोग भी करना चाहिए। उर्वरकों में हमें मुख्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये मुख्य पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारी उत्पादन और जो उत्पादन की जो क्षमता है, उत्पादकता है, वो बढ़ाती है। तो नाइट्रोजन लगभग 80 किलोग्राम और पोटास लगभग 50 से 60 किलोग्राम, और जो फास्फोरस है वो लगभग 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इनकी खेती के लिए उपयुक्त रहती है। जो नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा है वो खेत की तैयारी के समय हमें खेत में डालनी चाहिए, और जो शेष जो नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा होती है वो हमें बुआई के 25 दिन बाद में पहली मात्रा, और दूसरी जो मात्रा है वो बुआई के लगभग 45 दिन बाद में टॉप ड्रेसिंग के द्वारा खेत में डालनी चाहिए।
जब हमारा जब खेत अच्छी प्रकार से तैयार हो जाता है, उसके बाद में उसमें नालियाँ बनानी चाहिए। तो जो नालियाँ होती है वो लगभग 45 सेंटीमीटर चौड़ी रखें, और जो उनकी गहराई है वो लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर रखें, और एक नाली से जो दूसरी नाली की दूरी है वो हमारी फसल के हिसाब से रखें। क्योंकि कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं उनमें कुछ ऐसी बेलदार सब्जियां हैं जिनकी बेल की जो लंबाई है वो अधिक बढ़ती है, कुछ की जो बेल की लंबाई होती है वो छोटी रहती है। तो जैसे हम बात करें अगर कद्दू और लौकी की, तो उनके लिए जो पौधे से पौधे की जो नाली से नाली की जो दूरी होती है वो लगभग 2.5 से 3 मीटर रखनी चाहिए, और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो लगभग 1 से 1.5 मीटर रखें। और जो कम बढ़ने वाली बेलदार सब्जियां हैं जिनमें तोरई है और करेला है, खीरा है, उनके लिए जो पौधे से पौधे की दूरी है वो लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर रखें, और नाली से नाली की दूरी लगभग 1.5 से 2 मीटर रखें। तो इस प्रकार से इसकी बुआई करनी चाहिए, और बुआई हमेशा नालियों में करनी चाहिए। नालियों के पश्चिमी दिशा में अच्छी प्रकार से हिल बना लेना चाहिए उचित दूरी रखते हुए, और उसमें बीज की बुआई करनी चाहिए। बुआई तभी करें जब उसमें उचित नमी हो, नमी की मात्रा बुआई की उपयुक्त हो। अगर नमी की मात्रा बुआई की उपयुक्त नहीं होती है तो उससे पहले उसमें सिंचाई करें, और फिर उसमें छोटे छोटे हिल बनाकर उसमें बीजों की बुआई करें। बीजों की बुआई करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि बीज किसी एक अच्छी संस्थान से खरीदा हुआ हो, रजिस्टर्ड हो। भारतीय जो बीज अधिनियम है 1966 उसके तहत जो भी क्राइटेरिया है उसको वो उसका पालन करते हो। तो उसके लिए हमारे संस्थान की जो पूसा संस्थान है या जो भी अन्य सरकारी संस्थान है, विश्वविद्यालय, वहाँ से कुछ ऐसी किस्मों का विकास किया गया है जो कि इन फसलों में अधिक उत्पादन देती है और उनकी उत्पादक क्षमता भी अधिक होती है। अगर हम बात करें उसकी उपयुक्त किस्मों की, तो लौकी के लिए अगर हम बात करें तो लौकी में विभिन्न प्रकार की विभिन्न आकार की किस्में होती हैं। अगर जो लंबी और सीधी जो लौकी वाली किस्मों की बात करें तो उसमें हम पूसा नवीन का चयन कर सकते हैं, पूसा समृद्धि का चयन कर सकते हैं, या पूसा हाइब्रिड 3 है उसका भी हम चयन कर सकते हैं। अगर हम बात करें गोल वाली लौकी की तो उसमें हम पूसा संदेश का चयन करें। अगर हम बात करें जो नाशपाती आकार की जो लौकी होती है उसका, तो उसके लिए हम पूसा संतुष्टि का चयन करें। और अगर कुछ किसान भाई अगर दूसरी बेलदार सब्जियों की खेती करना चाहते हैं, जैसे कद्दू की अगर खेती करना चाहते हैं, तो वो पूसा विकास, पूसा विश्वास या पूसा हाइब्रिड 3 इन किस्मों का चयन करें। अगर तोरई की खेती करना चाहते हैं, जिनमें जो विशेषकर चिकनी तोरई की खेती करना चाहते हैं, तो वो पूसा सुप्रिया का चयन करें, पूसा चिकनी का चयन कर सकते हैं। अगर वो धारीदार तोरई का चयन करना चाहते हैं तो उसके लिए पूसा नूतन किस्म अच्छी है जो कि अधिक उत्पादन देती है और जल्दी भी इसका उत्पादन किसान भाइयों को मिलता है। और जो किसान भाई अगर स्क्वैश की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए वो पूसा पसंद है, पूसा ऑस्ट्रेलियन ग्रीन है, इनका चयन वो कर सकते हैं। और जिनको अगर करेले की खेती करना है वो पूसा 2 मौसमी, पूसा विशेष, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 4, पूसा हाइब्रिड 1, और इसके अलावा भी कुछ किस्में हैं जो कि छोटे जो आजकल बाज़ार में करेले अधिक जिनकी मांग होती है, छोटे आकार के कांटेदार जो करेले होते हैं, उसके लिए हम पूसा पूर्वी भी आप चयन कर सकते हैं। और अगर आपकी खेती करेले की अगर आप संरक्षित संरचना में करना चाहते हैं तो आप पूसा रसदार किस्म का भी चयन कर सकते हैं। अगर हम बात करें दूसरी जो बेलदार सब्जियां हैं जिनमें पेठा है, अगर उनकी खेती करना चाहते हैं तो पूसा उर्मी, पूसा श्रेयाली, पूसा उज्ज्वल, काशी धवल, इनका चयन कर सकते हैं। और अगर जो तरबूज की अगर हम बात करते हैं तो तरबूज की जो खेती करना चाहते हैं वो सुगर बेबी ले सकते हैं, अर्का माणिक ले सकते हैं, अर्का ऐश्वर्य ले सकते हैं, अर्का मुत्थू ले सकते हैं, अर्का आकाश ले सकते हैं। और अगर खरबूज की खेती करना चाहते हैं तो पूसा मधुरिमा, पूसा मधुरस, और इसकी अगर खरबूज की खेती अगर संरक्षित संरचना में करना चाहते हैं तो पूसा शारदा ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर टिंडे की खेती करना चाहते हैं तो पूसा संस्थान की किस्म में पूसा रौनक है उसका चयन कर सकते हैं, पंजाब टिंडा है, टोंक टिंडा है, अर्का टिंडा है, इनका चयन कर सकते हैं। अगर ककड़ी की खेती करना चाहते हैं तो पूसा उत्कृष्ट का भी चयन कर सकते हैं। तो ये इनकी बहुत ही अच्छी और विकसित किस्में हैं जिनका किसान भाई खेती के लिए बेलदार सब्जियों में चयन कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं बीज की बुआई की। बीज की बुआई करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि जो बीज का जो ट्रीटमेंट है वो किया हुआ है या नहीं है। अगर नहीं है तो बीज का सूखा उपचार अवश्य करें। सूखा उपचार करने के लिए जो 22-3 थायरम या कैप्टान नाम की जो दवा है, जो फंजीसाइड है, उनमें से जो कैप्टान नाम जो दवाई है उसका 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से सूखा उपचार
विचार करें और उसके बाद में ही बीजों की खेत में बुआई करें। और ये देख लें कि कितना बीज और कितनी मात्रा हमें बीज की खेत में लगानी है। अगर हम बात करें जो जिनके बीज का आकार बड़ा होता है, जैसे लौकी, कद्दू, पेठा, तो उसके लिए लगभग आप 4 से 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ले सकते हैं। और जैसे बात करें हम खीरा और खरबूज की, तो उसके लिए लगभग आप 2.5 से 3.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप ले सकते हैं। और अगर करेले की बात करें तो लगभग 3 से 4 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर के हिसाब से आप इनका चयन कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करें कि जैसे किसान भाइयों ने आज बेलदार सब्जियां लगा रखी है और अभी कुछ बढ़वार की अवस्था में भी है और कुछ अभी लगानी है। जिन्होंने अभी लगाई नहीं है वो पहले ये सुनिश्चित करें कि उनके खरपतवारों का नियंत्रण किस प्रकार से करना है। तो खरपतवारों का नियंत्रण भी वो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो वह है कि बुआई से पहले ही वो जो कुछ खरपतवार नाशी है उनका स्प्रे उसमें कर दें, या फिर जब फसल हम लगा देते हैं उसके बाद में भी वो हाथों से खरपतवारों को निकाल कर उनको नष्ट कर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी बेलदार सब्जियां नहीं लगाई है वो सबसे पहले पेंडेमेथिलिन नाम का जो खरपतवारनाशी है उसका लगभग आधा लीटर दवा को 400 लीटर पानी में घोलकर उसका बुआई से पूर्व स्प्रे कर दें और उसके 1 या 2 दिन बाद में बीजों की बुआई खेत में करें। और जिन किसान भाइयों ने अगर पहले से ये लगा रखी है वो खरपतवारों को अभी सही अवस्था में उनको निकाल दें, क्योंकि अभी हमारी फसल बढ़वार की अवस्था में होती है और खरपतवारों की संख्या भी शुरू में अधिक होती है। तो उसको निकालने के लिए उनको हाथों से खुरपी की सहायता से उनको अच्छी प्रकार से खेत से निकाल दें, क्योंकि ये जो खरपतवार होते हैं वो हमारी बेलदार सब्जियों से जो हमारे पोषक तत्व हैं, तापमान है और जो भी नमी है मृदा में, उसके लिए वो प्रतियोगिता करते हैं, जिससे कि हमारी मुख्य फसल है जो बेलदार सब्जियां हैं उनका उत्पादन घट जाता है। उसके साथ साथ उसकी जो गुणवत्ता है वो भी अच्छी नहीं मिल पाती है। तो पहले खरपतवारों का प्रबंधन इस प्रकार किसान भाई कर सकते हैं। जो आगे हम बात करते हैं कि सिंचाई कब व कैसे करें, तो सिंचाई करने के लिए क्योंकि बेलदार सब्जियों की बुआई वो नालियों में की जाती है, तो सिंचाई सिर्फ नालियों में ही करें। जो बाहर का जो होता है खेत उसमें सिंचाई ना करें, जिससे कि खरपतवारों को आसानी से निकाला जाए। तो सिंचाई बरसात के मौसम में नमी की आवश्यकता के अनुसार करें और लगभग 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। और अगर गर्मी के मौसम में जो लगाना चाहते हैं वो 3 से 4 दिन के अंतराल पर इसकी सिंचाई करें। जो भी किसान भाई अभी बेलदार सब्जियों की खेती करना चाहते हैं और अभी बरसात का मौसम है तो वो खेत की तैयारी अभी नहीं कर सकते हैं, तो उनमें अभी कुछ समय और लगेगा। तो ये पहले से अपनी पौध तैयार कर सकते हैं। तो पौध तैयार करने के लिए उनको संरक्षित संरचना की आवश्यकता होती है। संरक्षित संरचना में एक छोटे आकार का कोई भी पॉली हाउस हो या जो भी कीट अवरोधी जाल ग्रह हो, उसमें भी पौध आसानी से तैयार की जा सकती है। क्योंकि अगर अभी और इंतजार करना अगर किसान भाइयों को करना है तो ये जो फसल की जो बुआई है वो देरी से हो जाएगी और ये लंबे समय तक हम इसकी फसल नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए हम प्लग ट्रे का प्रयोग करके इसकी पौध तैयार कर सकते हैं। जो प्लग ट्रे होते हैं उसमें मर्दा रहित माध्यम का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें कोकोपीट, वर्मीक्यूलाइट और परलाइट। कोकोपीट का 3 भाग ले, परलाइट का 1 भाग और जो वर्मीक्यूलाइट है उसका 1 भाग ले। इसको अच्छी प्रकार से मिक्स करके उनको प्लग ट्रे में, जो प्लास्टिक की ट्रे होती है उसमें भर लें और एक एक खांचे में एक एक बीज की बुआई करें। जब पौध लगभग 25 से 30 दिन की हो जाती है और इसमें 3-4 पत्तियां निकल आती है, तब उसको हमारे मुख्य खेत में या जो भी हमारी कोई भी संरक्षित संरचना होती है उसमें इसकी हम रोपाई सीधी कर सकते हैं, जो कि हम या तो ड्रिप सिंचाई प्रणाली पे कर सकते हैं अगर संरक्षित संरचना में करना चाहते हैं। तो अगर बाहर की अवस्था में करना चाहते हैं तो हम इसको नालियों में इसकी रोपाई आसानी से कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी कीट व बीमारियों की, जो जिन किसान भाइयों ने अभी इसकी खेत में बुआई कर रखी है और फसल बढ़वार की अवस्था में है, तो वो ये सुनिश्चित करें कि जो कीट है और बीमारियां हैं उनका नियंत्रण सही तरीके से हो और सही समय पे हो, जिससे कि उनको अच्छी गुणवत्ता के फल मिल सकें। तो इसमें जो प्रमुख जो कीट है वो होता है पहला कद्दू का लाल भरंग कीट। ये छोटे छोटे सतरंगी रंग के कीट होते हैं। ये सुबह के समय जो फसल होती है उसके पत्तों पर, डंठलों पर या तनों पर जो भी कोमल आकार की जो भी पत्तियां होती हैं उन पर उसको आसानी से देखा जा सकता है। तो सुबह के समय अगर इसकी संख्या अधिक दिखाई देती है तो उन पत्तियों को या उनको इकट्ठा करके हम कहीं पर उनको दबा सकते हैं। ये भी एक प्रकार का नियंत्रण है। अगर इनकी संख्या अधिक बढ़ चुकी है तो इसके नियंत्रण के लिए जो इंडोक्सोकार नाम की जो दवा है उसका लगभग 1 ml दवा को प्रति लीटर के पानी से में घोल करके इसका स्प्रे सुबह के समय करें, जिससे
जिससे कि इससे नियंत्रण मिल सकता है। दूसरा जो प्रमुख इसमें जो कीट है वो है फल मक्खी। ये जो फल मक्खी है इसके शिशु अंदर प्रवेश कर जाते हैं और धीरे धीरे बड़े होकर उस फल के अंदर अंडे देती है, जिससे कि वो फल के गुदा को अच्छी प्रकार से खा जाता है, जिससे कि फल में पानी भरने लग जाता है और फल का जो आकार है वो छोटा रह जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जिससे कि वो बाजार के लायक नहीं रहता है। तो इस कीट के नियंत्रण को, इस प्रकार के कीटों को नियंत्रण करने के लिए भी जो हमारे जो फल होते हैं, जो सड़े गले फल होते हैं या जिनमें छेद दिखाई दे, उनको निकाल कर खेत से बाहर फेंक दें या कहीं दबा दें, जिससे कि इस कीट का प्रकोप कम हो जाए। और जो तीसरा जो प्रमुख कीट होता है उनमें होता है एक तो सफ़ेद मक्खी होती है और एक चेपा होता है। ये दोनों ही कीट जो सब्जियां हैं, बेलदार सब्जियां, उनके जो कोमल भाग होते हैं उन पर बैठकर उनका रस चूसते हैं, जिससे कि पत्तियां सिकुड़ने लग जाती है, वो कुरकुरी हो जाती है और पीली पड़ने लग जाती है। तो इस प्रकार के कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड नाम की जो दवा है उसको लगभग आधा से 1 ml दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर उसका अच्छी प्रकार से स्प्रे करें, जिससे कि इन दोनों कीटों से आसानी से निजात मिल सके। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने जाना किस तरह से आप कर सकते हैं बेलदार सब्जियों की खेती और कैसे आपने उनकी देखभाल करनी है, जिससे कि भविष्य में आपकी फसल को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके साथ ही कार्यक्रम खेत खलिहान में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। किसान भाइयों बहनों, कड़ी मेहनत और परिश्रम करके ही कोई किसान सफल किसान की सूची में अपना नाम दर्ज करवाता है। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही सफल किसान से जिन्होंने कड़ी मेहनत की और आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन गए हैं। उड़ीसा पूर्वी भारत का एक प्रमुख कृषि प्रधान राज्य है। राज्य के 30 जिले तरह तरह की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। राज्य में कृषि के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में 60% से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। इसीलिए आज के युवा वर्ग भी कृषि के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। कृषि और उसके साथ जुड़े अन्य कार्यक्रम के जरिए कई लोग अपने रोजी रोटी कमाते हैं। आज हम जिस किसान भाई के सफलता की कहानी आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वह हैं प्रियरंजन मोहंती। फुलवाणी जिले के चकापाद ब्लॉक के पथरा गांव में उनका घर है। उच्च शिक्षा के बाद सरकारी नौकरी के पीछे ना भागते हुए रोजगार के धंधे के रूप में उन्होंने चुन लिया। पैसा थिला जोटा कि बापा को कही जगहटा को किनीदेली, जगहटा पूरा किणा हला। पापा ने इस जमीन को खरीदने के बाद मैं इधर सागवान का 350 पेड़ लगाया, जो कि भविष्य में अच्छा पैसा देगा। सागवान का पेड़ जिसका रिटर्न मुझे 20-25 साल इंतजार करना पड़ेगा पाने के लिए। फिर मैं वेटनरी डिपार्टमेंट के सर के साथ मिला। उन्होंने मुझे बोला कि बकरी पालन करो। तो सब ये करी होबनी ना, से तो 25 वर्ष 30 वर्ष पर जाके इनकम आसो। तापरे बाड़ा बुले जाके टोटल बगीचाटा को एक मॉडल फार्म हाउस बनाकर तरह तरह की खेती वो करते हैं।
अपने पिताजी की मदद से एक जमीन खरीदकर उसे खेती लायक बनाया। जमीन के चारों तरफ टीक का पेड़ लगाया गया। अब लगभग 350 से ज्यादा टीक का पेड़ उनके फार्म में है। साथ ही उन्होंने बकरी पालन का धंधा शुरू किया। सरकारी सहायता से वह बकरी पालन कर रहे हैं। अब उनके पास 50 से ज्यादा बकरियां हैं। समय के साथ साथ उनकी संख्या भी बढ़ रही है। बाजार के भाव को देखते हुए साल में 10 से 15 बकरी वो बेच देते हैं। तापर मते हमर बीबीओ सार कहले गोटे प्रोजेक्ट अच्छी जोटा कि तभी मैं 50,000 सरकारी सहायता से आधा पैसा मिलसी हमर 50 बकरी पालन किया 53,000 के मोर पर्सनल 53,000 और उसी फार्म में मुझे मेरे घर वालों ने बहुत सहायता मिला। फिर मैं कुछ देसी मुर्गी पालन किया और अच्छा पैसा मिला। आउ किछि छेड़ी मजे आउ 20 छेड़ी थिला आउ 30 मैं समोन्नति कृषि करने से मैं खुद का गुजारा के साथ पूरा परिवार अच्छे से रहते हैं। ये सब करके मैं महीना 50,000 रुपया कमाता हूँ। फैमिली टोटल आसी बापा सहित काम करूँ। गाय भी किछि आनिकी रखी देछु। गाय बर्तन अछंती गाय बाछुरी। तापर कुकुड़ा देसी कुकुड़ा आउ गवर्नमेंट रो जो आसी रेनबो कुकुड़ा जोड़ा बनराज कुकुड़ा बोली कहउछंती। बनराज कुकुड़ा मध्य अछंती। बकरी पालन के साथ साथ महांती बाबू गाय भी रखते हैं। वहीं मुर्गी पालन के जरिए भी रोजगार बढ़ाने में वो जुटे हुए हैं। निजी किस्म के साथ साथ बनराजा मुर्गी भी वो पालन कर रहे हैं। प्राणी पालन विभाग के मदद से वह ये सब काम कर रहे हैं, जिसके जरिए वो अच्छा खासा कमा भी लेते हैं। दूसरी तरफ सरकारी फार्म के छोटे छोटे 3-4 दिन की मुर्गी के बच्चे को लाकर उसे बड़ा करके खुद पालते हैं तथा दूसरे लोगों को भी देते हैं। अपने फार्म हाउस में महांती बाबू सिंचाई व्यवस्था का भी प्रबंधन किया है। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देते हुए हर तरह की खेती में ऑर्गेनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं। टमाटो, बैंगन, ड्रमस्टिक आदि का खेती भी वो करते हैं। कृषक उत्पादक संघ में शामिल होकर वह अपना रोजगार भी बढ़ाया है। प्रियरंजन महांती कंधमाल जिले के एक सफल तथा अग्रणी कृषि उद्योगी हैं। कृषि से लेकर प्राणी पालन और बागवानी हर क्षेत्र में उन्होंने सफलता हासिल किया है। जैव खेती को अपनाकर वह जिला तथा राज्य में काफी नाम कमाया है। प्राणी पालन विभाग की मदद से वह अनेक क्षेत्र में सफलता हासिल किए हैं। भाबिया गले सबुथरू किछि किछि इनकम जो आछि जोरा मु चलिया सहित आम फैमिली टोटल चली ही जाउची भल से चली जाउची। पाखापाखि बोधे मासकू 40-50 हजार टका इनकम आछि। यही सब ये मु भावुची पढ़ा पर ग्रेजुएशन पर लोग प्लान जो मैं ग्रेजुएशन के बाद टेंशन पे था, जॉब नहीं मिल रहा था। कृषि करके मैं खुद का रोजी रोटी ढूंढ लिया और ये कृषि करके मुझे गांव में रह के खुद के घर को देखा और बाहर जाने भी नहीं पड़ा और यही अच्छा खासा पैसा यहीं पे भी कमा लेता हूँ। भाविया गले भल इनकम हो पारुची। चाकरी बढ़िया ही इनकम आछी, किसी असुविधा नहीं। सरकारी सहायता आज किसानों को सफलता की राह पर ले जा रही है। उसी राह पर चलकर प्रियरंजन महांती एक युवा तथा सफल कृषि उद्योगी के रूप में खुद को प्रतिष्ठित किया है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के सफल किसान से और अपने आज के कार्यक्रम के इस अंक में हमने आपको बेलदार सब्जियों की खेती एवं उनकी देखरेख के संबंध में तमाम खास जानकारियां दी। उम्मीद करेंगे कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। तो हमारे आज के खेत खलिहान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।